हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 5 है एशिया तू ना गई मेरे मन से, गद्य खंड का। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी कृतियों के बारे में देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस प्रकार से जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स से ज़रूर मिलेंगे। आइए देखते हैं जीवन परिचय की कृतियाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 1 है, रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय एवं साहित्य योगदान पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। देखिए कितनी बार हर साल ये आपको प्रश्न किसी न किसी पेपर में देखने को ज़रूर मिलता है, किसी न किसी सेट में। तो आप इन सबको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे तैयार करते हैं तो आपको इंटर में भी आसानी होगी ये सब जीवन परिचय याद करने में। उत्तर में लिखेंगे, हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांति गीतों के अमर गायक श्री रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य काश के दीप्तिमान दिनकर हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रखर किरणों से हिंदी साहित्य गगन को आलोकित किया है। ये हिंदी के महान विचारक, निबंधकार, आलोचक और भावुक कवि हैं। इनके द्वारा कई ऐसे ग्रंथ की रचना की गई है जो हिंदी साहित्य कोई अमूल निधि है। अब हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे, दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे ना पढ़ सके और नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उप निदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1922 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके द्वारा इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्हें डी लिट की मानक उपाधि प्रदान की। सन 1972 में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन काया दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। इनकी रचनाएं देखेंगे, लिखेंगे इसमें, साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। बाद में गद्य के क्षेत्र में भी वे आगे आए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। दर्शन एवं संस्कृति। दर्शन एवं संस्कृति में आप देखेंगे, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति की 4 अध्याय। ये दर्शन और संस्कृति पर आधारित ग्रंथ है। संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत रचना है। जो इनका संस्कृत के 4 अध्याय था, ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रचना है। इसका पिछली बार 2021 का जो आर का पेपर हुआ था, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न सेकंड पॉइंट लिखेंगे, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में अगर देखते हैं तो इसमें अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर,
रेत के फूल आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनके अन्य निबंध भी हैं। तीसरा पॉइंट है आलोचना ग्रंथ। आलोचना ग्रंथ में देखेंगे तो इसमें इनकी कहानियाँ, एक आलोचना ग्रंथ है, उसका नाम है शुद्ध कविता की खोज। इनमें कविता के प्रति शुद्ध और व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। यात्रा साहित्य इन्होंने लिखा है, इसमें आप लिखेंगे देश विदेश, इनका एक यात्रा साहित्य है। पॉइंट नंबर 5 है बाल साहित्य इन्होंने लिखा है, जिसमें मिर्च का मज़ा और सूरज का ब्याह आदि है। काव्य की बात करते हैं तो काव्य में इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, प्राणभंग। प्रथम काव्य रचना उर्वशी महाकाव्य है, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा खंड काव्य। ये दिनकर जी के राष्ट्र प्रेम और क्रांति की ओजस्वी भावना से पूर्ण काव्य ग्रंथ है। सातवां है शुद्ध कविता की खोज। दिनकर जी का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसमें इन्होंने काव्य के संबंध में अपना व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। साहित्य में स्थान, लास्ट में आपकी इस हेडिंग को डालना बिल्कुल ना भूलें, साहित्य में स्थान जरूर लिखें। इसमें लिखेंगे क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। इनकी कृतियों में इनका चिंतक एवं मनीषी रूप प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जो इन्हें हिंदी साहित्याकाश का दिनकर सिद्ध करती है। अब कुछ व्याकरण के प्रश्न भी इसमें आते हैं, तो उसको व्याकरण के प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को पृथक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द रखे हैं, अत्यंत, दरअसल, निगमन, निर्मल, साकार, अपव्यय, समकक्ष, दुर्भावना, अनुशासन। इसमें क्या करना है आपको, उपसर्ग जो है इसमें से अलग करने हैं। तो इसमें एक मूल शब्द में से आपको उपसर्ग को अलग कर लेना है, इस प्रकार से आप करेंगे। अत्यंत आपका शब्द रखा था, ये उपसर्ग, अति इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द जो है अंत है। तो अत्यंत से अंत आपका मूल शब्द बन जाता है, अति आपका उपसर्ग इसमें रहेगा। इम्पॉर्टेंट है। दरअसल, दरअसल में दर उपसर्ग है और असल आपका यहाँ पे मूल शब्द है। निगमन की बात करते हैं तो नि उपसर्ग है और मग्न यहाँ पे मूल शब्द है। निर्मल में निर उपसर्ग है और मल आपका मूल शब्द है। साकार में सा उपसर्ग है और आकार यहाँ पे मूल शब्द है। उसी प्रकार अपव्यय में बात करते हैं तो अप आपका उपसर्ग है, व्यय यहाँ पे मूल शब्द है। समकक्ष में सम उपसर्ग है, कच्छ यहाँ पे मूल शब्द है। दुर्भावना में दुर यहाँ पे उपसर्ग है और भावना यहाँ पे मूल शब्द है। अनुशासन में अनु उपसर्ग है और शासन यहाँ पे मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 2 है जो कि व्याकरण से है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों से प्रत्ययों को पृथक करके लिखिए। यहाँ पे प्रत्यय जो है उसको अलग करना है, तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे एक तरफ शब्द लिख लेंगे और प्रकृति यानी मूल शब्द है और प्रत्यय इधर लिख लेंगे। 3 हेडिंग डालेंगे। 3 हेडिंग में पहला शब्द में है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु में ईर्ष्या यहाँ पे जो कि एक मूल शब्द है और इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। लाभदायक में लाभ आपका मूल शब्द है, दायक यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। मौलिक में मूल शब्द मूल है और इक इसमें प्रत्यय लगा है। रचना में रचनात्मक में रचना मूल शब्द है और आत्मक इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। समकालीन में समकाल यहाँ पे मूल शब्द है और इक प्रत्यय यहाँ पे इन प्रत्यय लगा हुआ है। और अहंकार में अहम आपका प्राकृतिक शब्द होता है और कार यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द रखें, इसको अपने जैसे आप सब मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार कोई शब्द है उन शब्दों को भी अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द दे रखा है प्रतिद्वंदी, यानी कि प्रतिद्वंदिता या प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदिता, इन दोनों को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो लिखेंगे स्वस्थ प्रतिद्वंदिता उसे ही कहा जा सकता है जिसमें प्रतिद्वंदी एक दूसरे से ईर्ष्या ना करते हों। दूसरा शब्द है मूर्ति मूर्त। मूर्तिकार अपनी कल्पना को अपनी मूर्ति में मूर्त रूप प्रदान करता है। 3 है जिज्ञासा जिज्ञासु।
अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए जिज्ञासु पता नहीं कहाँ कहाँ मारा फिरता है। चौथा है चारित्रिक। समाज के चारित्रिक विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।